हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक ईवल बुढ़ाऊ किन्मो को बेवकूफ बनाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ किन्मो उल्टा उससे ही बेवकूफ बनाकर उसकी ये पिन सोड ले लेता है। इसके बाद जब किन्मो ग्रैनी सी के साथ वापस अपने विलेज आया तो उसे जानने को मिलता है कि ग्रैनी सी को लेने के लिए यहाँ पर डीमन कल्ट के लोग आए हुए थे, जिनका लीडर काफी सारा ओल्ड था, लेकिन फिर भी मास्क हटाने के बाद वो बिल्कुल जवान लगता है। इवन की उसकी उम्र तो ग्रैनी सी से भी कम दिखाई दे रही थी और वो यहाँ इसीलिए आया था ताकि वो डीमन कल्ट का न्यू लीडर ग्रैनी सी को घोषित कर सके। लेकिन चूंकि ग्रैनी सी उसके साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए हम देखते हैं कि डिसेबल विलेज के सारे एल्डर्स यहाँ उस लीडर के सामने आकर खड़े हो चुके थे, जिस पर दूसरी तरफ डीमन कल्ट के उस लीडर ने भी अपने सारे मेंबर्स को यहाँ पर समन कर लिया था, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ इतनी बड़ी आर्मी देखने के बावजूद भी किन्मो बहादुरी के साथ सामने आकर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों की तादाद कितनी ज्यादा है, अपनी ग्रैनी सी को बचाने के लिए मैं अपनी आखिरी दम तक फाइट करूंगा। यहाँ किन्मो की ये बहादुरी देखकर तो ग्रैनी सी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, इसलिए वो धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए किन्मो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि किन्मो, तुम अब पहले से काफी बड़े और समझदार हो चुके हो। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी ग्रैनी सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें रश करने की कोई जरूरत नहीं। पहले मैं अपने लीडर के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ और अगर हमारे बीच कोई एग्रीमेंट ना हो पाया तब हम अपने आखिरी दम तक फाइट करेंगे। जिस पर तो विलेज चीफ ने भी ग्रैनी सी को इजाजत दे दी थी और इसलिए ग्रैनी सी उस लीडर के साथ अकेले एक शांत जगह पर आ जाती है, जहाँ वो लीडर ग्रैनी सी से कहता है कि तुम हमारे डीमन कल्ट की एक सेंट थी और हमारा प्रीवियस लीडर तुमसे ललचाकर तुमसे शादी करना चाहता था, जो बात बेशक मुझे मंजूर नहीं थी। लेकिन ग्रैनी सी जवाब देते हुए कहती है कि उसके बावजूद भी तुमने हमारे प्रीवियस लीडर को रोका नहीं, बल्कि वो तुम ही थे जिसकी वजह से वो मेरा मास्टर बन गया था और उसकी डिसाइपल होने की वजह से उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। इससे पहले कि वो बिना मेरी मर्जी के मुझे टच कर पाता, मैंने उसे जान से मार डाला। जिस पर लीडर जवाब देते हुए कहता है कि मैंने उससे ये सब कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अपनी होली लॉर्ड के तौर पर अपनी सारी ड्यूटी भूल गया, इसमें मेरी क्या गलती। जिस पर ग्रैनी सी उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम काफी सारा समझदार थे, तुम पहले ही मुझे अपना डिसाइपल बना सकते थे, उसकी वजह से मैं सेफ रहती। ये सुनकर लीडर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और तुम्हारी ये खूबसूरती मुझसे झेली नहीं जाती। हो सकता है कि वो इवल काम जो कि हमारे प्रीवियस लीडर ने किया वो मैं कर देता, इसी डर की वजह से मैंने तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था। ये दुनिया तुम्हारी खूबसूरती के लिए तैयार नहीं है। ग्रैनी सी भी इस बात को अच्छे से जानती थी कि ये ब्यूटी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर सकता है, इसीलिए वो तब से लेकर अब तक इस बूढ़े कपड़ों में रह रही है, यानी कि ये उसका असली रूप नहीं बल्कि वो अभी भी जवान और खूबसूरत है। यहाँ ये सब सोचते हुए ग्रैनी सी दोबारा लीडर से सवाल करके पूछती है कि आखिर तुम मुझे न्यू लीडर क्यों बनाना चाहते हो, बताओ क्या अब तुम्हें मेरी ब्यूटी से डर नहीं लग रहा। जिस पर लीडर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कई सारे टैलेंटेड लोग ढूंढे, लेकिन उन सारे लोगों के टैलेंट्स के बावजूद भी मुझे उनमें कई सारी कमियां दिखती रही। सिर्फ एक ही ऐसी इंसान थी जिसके टैलेंट में कोई कमी नहीं और वो तुम हो। लेकिन ग्रैनी सी उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि पिछले 40 साल से मैं इस बदसूरत शक्ल के साथ रह रही हूँ, इवन कि मैं अपनी रियल आवाज भी किसी के सामने रिवील नहीं कर सकती। ये 40 साल मेरे लिए बहुत ज्यादा दर्द भरे थे, लेकिन किस्मत ने किन्मो को खुशियां बनाकर मेरी जिंदगी में भेजा। मैं ये जिंदगी छोड़कर वापस नहीं आना चाहती, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक टैलेंटेड इंसान से मिलवा सकती हूँ जो कि फ्यूचर में शायद डीमन कल्ट का लीडर बन सके। वो लड़का काफी ज्यादा साफ दिल का है, जिसे डीमन और गॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छाई और बुराइयों में नहीं उलझा, बल्कि मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छा लीडर बनने की हर एक काबिलियत है। यहाँ ये सब कहने के बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा क्यूसी को भी ये सारी बातें मालूम हो चुकी थी और वो ग्रैनी से इसे सवाल करते हुए पूछ रहा था कि ये तुमने क्या कर दिया। तुमने किन्मो को न्यू डीमन कल्ट का लीडर बनने के लिए उन्हें पिच किया, बल्कि तुम किन्मो की जगह ये काम मेरे लिए भी तो कर सकती थी। इस पूरी के पूरे कॉन्टिनेंट में डीमन कल्ट एक बहुत ही बड़ा सेक्ट है, सोचो अगर मैं उनका लीडर हुआ ये कितने ज्यादा फख्र की बात होगी। पर यहाँ दूसरी तरफ किन्मो को डीमन कल्ट के लीडर की एक बहुत बड़ी ट्रायल से भी गुजरना होगा, जिसके बारे में किन्मो कह रहा था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अपनी ग्रैनी सी को बचा सकता हूँ तो उसके लिए मैं किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर ग्रैनी सी किन्मो से कहती है कि वो तुम्हारी बहादुरी का टेस्ट लेना चाहते हैं। इस टेस्ट के दौरान किन्मो तुम्हारे पास 3 दिन होंगे, जिन 3 दिनों के अंदर तुम डीमन कल्ट के 360 हॉल्स की तरफ जाओगे। हर एक हॉल में एक टैलेंटेड वॉरियर बैठा होगा जिन्हें लीडर ने वहाँ पर बैठाया हुआ है और वो सारे के सारे वॉरियर स्पिरिट एम्ब्रियो लेवल के होंगे, यानी कि वो तुम्हारे बराबर या फिर तुमसे थोड़े बहुत ज्यादा ताकतवर है।
है बाकी के सारे पावरफुल कल्टीवेटर वापस जा चुके। तो किन्मो तुम्हें 30 दिनों में उन 360 के 360 टैलेंटेड वॉरियर्स को हराना होगा, उसके बाद ही तुम इस ट्रायल को पास कर सकते हो। जो सुनकर ग्रैंडपा माँ तो किन्मो के लिए परेशान हो रहे थे। वो ग्रैनी सी से कहती है कि किन्मो अभी एक बच्चा है। दूसरी तरफ वो 360 वॉरियर, उनमें से हर एक के पास कुछ न कुछ अलग ही टैलेंट है, क्योंकि डीमन कल्ट के लीडर ने उन्हें न्यू लीडर के तौर पर ही ट्रेन किया था। किन्मो सिर्फ 3 दिन में उन 360 वॉरियर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह से तो किन्मो की जान चली जाएगी। जो सारी बातें सुनकर किन्मो यहाँ ग्रैंडपा माँ की तरफ आते हुए कहता है कि आप लोग मेरी फिक्र मत करें, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और वैसे भी इस विलेज और ग्रैनी सी के लिए तो मैं कभी भी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। जो सारी बातें सुनकर विलेज चीफ भी खुश होते हुए किन्मो की तारीफ करके अपने सारे एल्डर से कहते हैं कि किन्मो की तैयारियां शुरू करवा दो। जैसे कि ग्रैंडपा मास किन्मो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एल्केमी टॉनिक बना रहे थे। दूसरी तरफ ग्रैंडपा म्यूट किन्मो के हथियारों को तेज करने पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी के सारे ग्रैंडपास किन्मो के साथ रात भर ट्रेनिंग करते रहे ताकि वो उसको और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। दूसरी इन पावरफुल नाइफ टेक्निक्स को डीमन कल्ट का लीडर भी देख रहा था, जो कि इन टेक्निक्स को देखते हुए कहता है कि ऐसी टेक्निक्स मैंने पहले भी एक बार महसूस करी है। जिस पर उनका साथी जवाब देते हुए कहता है कि कहीं आप उसी आदमी की बात तो नहीं कर रहे जो कि गॉड्स के खिलाफ अकेले ही भिड़ गया था। उसकी नाइफ टेक्निक इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि वो आसमान तक को चीर सकता था, लेकिन मैंने सुना था कि गॉड्स ने उसे जहाज से मार डाला, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। जिस पर डीमन कल्ट का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये वही ग्रैंडपा बुचर है। वैसे ये पूरा की पूरा डिसेबल विलेज ही काफी सारा यूनिक है, इसी वजह से ग्रैनी सी ने इन पर भरोसा किया। ये सब लोग इस जिंदगी के लिए अपनी पास्ट की आइडेंटिटीज को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, लेकिन उस एक हाथ वाले ग्रैंडपा माँ को मैं जानता हूँ कि ये लियन सेक्ट को बिलोंग करता था, जो कि थंडर बॉक्सिंग में काफी सारा खतरनाक थे, लेकिन उसने भी अपने सेक्ट को छोड़ दिया। अब मैंने सुना है कि लियन सेक्ट को भी न्यू लीडर की तलाश है, क्योंकि सारे के सारे पुराने लीडर अब बूढ़े हो चुके। इस वक्त सिर्फ यान किंगडम के पास ही न्यू जनरेशन की लीडर्स है, और अगर हमारे क्लैंस को न्यू जनरेशन की लीडर्स ना मिले तो ये हमारे लिए काफी बुरा होगा, क्योंकि यान किंगडम हमारे सारे मेजर सेक्ट्स को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। लीडर की ये सारी बातें सुनकर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि बस अब तो हम सिर्फ उम्मीद यही कर सकते हैं कि ग्रैनी सी ने जिस लड़के को चूज किया हो वो हमारा अगला लीडर बनने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो। उम्मीद करता हूँ कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो कि वो फ्यूचर में यान किंग से भी टकरा सके। यहाँ इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्मो की ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी और वो ग्रैनी सी के साथ डीमन कल्ट के बाहर आ चुका था, जहाँ सब लोग इन्हें ही देखते हुए इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर ग्रैनी सी किन्मो को बताती है कि क्या तुम अपने सामने 3 उन बड़े बड़े कैंडल्स को देख पा रहे हो? ये कैंडल तुम्हें वक्त का एहसास दिलाएंगे। इन तीनों कैंडल के खत्म होने से पहले ही तुम्हें उन 360 के 360 वॉरियर्स को हराना होगा, जिसके लिए किन्मो तो काफी सारा एक्साइटेड दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रैनी सी यहाँ पर किन्मो के लिए थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है कि किन्मो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती कि एक बार जब तुम उन हॉल्स के अंदर इंटर होगे तो पता नहीं तुम्हें क्या कुछ फेस करने को मिले। जो सुनकर किन्मो ग्रैनी सी से कहता है कि ग्रैनी सी आप बिल्कुल फिक्र ना करे, कोई भी आपको मुझसे जुदा नहीं कर सकता। जो कहती है किन्मो उन हॉल्स की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि ये अगरबत्ती जलना शुरू हो चुकी है। किन्मो भागते भागते अपने मन में कह रहा था कि मुझे हर एक दिन 120 कल्टीवेटर्स को हराना होगा, यानी कि मेरे पास जाया करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं। और ये कहती वो तेजी के साथ भागता भागता फौरन से यहाँ फर्स्ट हॉल के अंदर इंटर हो जाता है। जहाँ आती किन्मो ने महसूस किया कि वहाँ पर तो पता नहीं कैसे लेकिन बारिश हो रही थी। ये लेकर किन्मो सरप्राइज हो गया और वो सामने की तरफ मौजूद एक छोटे से बच्चे को भी देखता है, जिसे देखकर किन्मो सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम इस हॉल के वही कल्टीवेटर हो जिस टैलेंटेड कल्टीवेटर के साथ मुझे फाइट करनी होगी? और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर घर के अंदर बारिश कैसे हो रही है। जो सुनकर वो लड़का किन्मो को जवाब देते हुए कहता है कि जब मैं बच्चा था तब भी मैं दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हुए किसानों के लिए बारिश करवाता था, और इस तरह से मैंने अपने रेन मैजिक को और जरा स्ट्रॉन्ग किया। सब लोग मुझे रेन मास्टर कहकर पुकारने लगे। डीमन कल्ट लीडर मास्टर ली को भी मेरा ये टैलेंट काफी अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने मुझे इस हॉल का मास्टर बना दिया। यहाँ वो लड़का रेन मास्टर तो अपनी वाटर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मैजिक कर रहा था, जिसे देखते हुए किन्मो हैरान होकर कहता है कि इसका मतलब कि तुम मैजिकल को कल्टीवेशन स्टाइल की तरह इस्तेमाल करते हो। कितनी अफसोस की बात है कि मैं अभी तक कोई मैजिक नहीं सीख पाया। ये सुनकर रेन मास्टर हैरान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा? लेकिन तुम तो मिस सीयू के साथ रहते हो ना, वो तो हमारी डीमन कल्ट की एक सेंट थी जिसका मैजिक तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आखिर तुमने उनसे कुछ सीखा क्यों नहीं? ये सुनकर किन्मो जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मुझे कभी मालूम ही नहीं था कि मैजिक भी कल्टीवेशन स्टाइल हो सकता है, बल्कि अब तक तो मैंने कल्टीवेशन स्टाइल के नाम पर सोर्ड कंट्रोल और कॉम्बैट स्किल ही देखे थे। जिस पर तो रेन मास्टर सरप्राइज होते हुए कहता है कि सच में तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं, मैजिक और कॉम्बैट स्किल ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कल्टीवेशन स्टाइल है। और में मास्टर यान किंग ने भी सोर्ड कंट्रोल टेक्निक्स को उसकी पीक तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से वो भी एक कल्टीवेशन स्टाइल माना गया। जो सुनकर किन्मो सवाल करते हुए कहता है कि इसका
जिसका मतलब कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहता है वो इन तीनों कल्टीवेशन स्टाइल्स को मास्टर कर सकता है। लेकिन इस पर रेन मास्टर किन्मो को जवाब देते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी लगा दे तब भी वो सिर्फ एक कल्टीवेशन स्टाइल को भी पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाएगा। तो जो बंदा 3 कल्टीवेशन स्टाइल्स को एक साथ सीखने की कोशिश कर रहा है वो तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, यानी कि वो पक्का सबसे ज्यादा कमजोर वॉरियर होगा, क्योंकि जिंदगी कभी भी किसी को इतना सारा समय देती ही नहीं कि वो इन तीनों कल्टीवेशन स्टाइल को पूरी तरीके से मास्टर्स कर सके। जो सब बताने के बाद वो लड़का किन्मो से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने रेन मैजिक को दिखाने वाला हूँ। जो कहते हैं रेन मास्टर ने यहाँ पर वाटर को कुछ आइस नीडल्स में कन्वर्ट करते हुए तीसी के साथ उसका इस्तेमाल करते हुए किन्मो पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ किन्मो अपने छाते का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक किन्मो के छाते के आर पार होते हुए उसे थोड़ा बहुत इंजर्ड कर देते हैं। ये सब करते हुए रेन मास्टर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किन्मो से काफी ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि उसने पानी के साथ खेलते हुए वहाँ पर दोबारा से बारिश करवाना शुरू कर दी, जो देखकर किन्मो भी उस लड़के से कहता है कि वाओ ये काफी कमाल का है कि तुम इतनी आसानी के साथ बारिश को कंट्रोल कर सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उस रेन मास्टर ने भी मुस्कुराते हुए दोबारा अपने सारे के सारे रेन ड्रॉप्स को यहाँ आइस नीडल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि आसमान से आइस नीडल की बारिश हो रही है। जो देखकर दूसरी तरफ किन्मो ने फौरन अपने गॉड लेग्स को एक्टिवेट कर लिया और वो यहाँ काफी तेजी के साथ मूव कर रहा था ताकि उसमें से कोई भी आइस नीडल यहाँ किन्मो को हिट ना कर सके। किन्मो यूं ही तेजी के साथ भागते भागते हर एक आइस नीडल अटैक को डॉज कर रहा था और वो अचानक से जंप करते हुए फौरन यहाँ छत के लैंप को पकड़ लेता है, जहाँ वो सेफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर रेन मास्टर भी किन्मो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो लाजवाब है, लेकिन चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। जो कहती है उस रेन मास्टर ने अपनी फ्रोस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो ऊपर मौजूद उस लैंप को फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से किन्मो का हाथ छूट जाता है और उसके नीचे भी यहाँ पर आइस मौजूद थी जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो सकती है। लेकिन किन्मो की यही खासियत थी कि वो हवा पर भी कदम रखते हुए भाग सकता था और यहाँ पर किन्मो ने ऐसा ही करते हुए खुद को बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ रेन मास्टर रुकता नहीं, उसने अपनी फ्रोस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पूरी की पूरी जमीन पर ही आइस नीडल बिछा दिए थे और साथ ही साथ वो आइस का इस्तेमाल करते हुए किन्मो पर भी हमले कर रहा था, यानी किन्मो चाहकर भी पैर जमीन पर नहीं रख सकता। इसलिए हम देखते हैं कि फौरन उसने अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए छाते को अपनी तरफ खींच लिया, जिस छाते को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए किन्मो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी सारा फ्रोस्टिंग टेक्निक की वजह से किन्मो को सर्दी लगने लगी थी। दूसरी तरफ रेन मास्टर तो यहाँ पर किन्मो की तारीफ करते हुए कह रहा था कि तुम वाकई में काफी टैलेंटेड हो, लेकिन क्या तुम बस सिर्फ यही सब कर सकते हो? किन्मो भी दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम अपनी बॉडी से वाटर को निकाल सकते हो और साथ ही साथ उसे फ्रीज भी कर सकते हो, लेकिन ऐसी कुछ चीज मेरे पास भी है। जो कहती है किन्मो ने फौरन से अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ अपने हाथ में एक स्पीयर बना दिया था, जो कि फ्रोस्टिंग टेक्निक की वजह से फौरन फ्रीज भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेन मास्टर भी अब धीरे धीरे करके सीरियस होने लगा था। वो जमीन से काफी बड़े बड़े आइस पिलर तेजी के साथ बाहर निकाल रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर किन्मो को कुचलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन किन्मो ने अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्मो ने अपने फायर एलिमेंट को स्पीयर के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन आइस पिलर्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और ऐसा करने की वजह से किन्मो का रास्ता साफ हो चुका था, जिसके बाद वो अपने स्पीयर को काफी तेजी के साथ पकड़ते हुए यहाँ रेन मास्टर की तरफ थ्रो कर चुका, जिस अटैक को तो रेन मास्टर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से वो इस अटैक से टकरा कर हिट होता और फौरन उस बिल्डिंग से बाहर जा गिरता है। जहाँ बाहर गिरते कुछ लोग यहाँ पर रेन मास्टर से कह रहे थे कि क्या तुम उस बच्चे से इतनी जल्दी हार गए, जिस पर रेन मास्टर भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे खुद भी पता नहीं चला, क्योंकि इस लड़की के पास कुछ जरा ही वाइल्ड फाइटिंग स्किल्स है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब क्या कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर लेगा। यहाँ रेन मास्टर जब ये सब कह ही रहा था तब तक किन्मो ने वहाँ पर एक और वॉरियर को भी हराकर बाहर पटक दिया, जो कि बुरी कंडीशन में बेहोश होते हुए कह रहा था कि वो नन्हा शैतान काफी ज्यादा चालाक है, उसके पास कई दर्जनों टेक्निक्स है। उस आदमी की बातें यहाँ अभी ये लोग सुन ही रहे थे कि तभी अचानक देखते देखते किन्मो ने वहाँ पर कुछ और भी वॉरियर्स को हराते हुए उस बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया था। जो सारे के सारे मास्टर्स आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे कि उस लड़के किन्मो ने हमें बेवकूफ बनाया। शुरू में तो उसने थंडर बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, जहाँ पर हमें लग रहा था कि ये शायद इसी लियन सेट की टेक्निक का इस्तेमाल करता होगा, लेकिन अचानक ही वो बीच फाइटिंग में कभी डिमोनिक मंत्र का इस्तेमाल करता, कभी थंडर बॉक्सिंग, कभी लाइटनिंग टेक्निक, कभी क्या कर रहा होता तो कभी क्या। इवन कि वो सारे हारने वाले मास्टर ये सारी बातें भी कर रहे थे कि उसके साथ फाइट करते हुए उसने मेरी टेक्निक्स भी कॉपी कर ली, जो बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि किन्मो ने यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स के साथ फाइट करी बारी बारी करके किन्मो ने उन सबके स्पेशल टेक्निक्स अपनी कॉपी में लिख ली है, ताकि वो फ्यूचर में इनमें से भी कोई अच्छी टेक्निक अपने लिए प्रैक्टिस करते हुए उसे मास्टर कर सके। ये सब सोचने और लिखने के बाद अचानक ही किन्मो की नजर अपने सामने मौजूद उन अगरबत्तियों पर पड़ जाती है, जो कि अभी भी धीरे धीरे करके बुझ रही थी।
यानी कि किन्मो के पास ज्यादा समय नहीं, इसलिए वो बिना टाइम को वेस्ट करते और सारा स्पीड अप लगाते हुए फौरन से एक और रूम के अंदर चला गया ताकि वो आज के दिन ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड वॉरियर्स को हरा सके। यहाँ इस रूम में एंटर होती है किन्मो को अचानक अपने सामने मौजूद एक आदमी दिखाई देता है जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था और वो आदमी किन्मो को बताता है कि मैं इस सोर्ड हॉल का मास्टर हूँ, तुम मुझे सोर्ड मास्टर कहकर पुकार सकते हो, साथ ही साथ तुम्हारे पास एक तलवार है, यानी कि इसका मतलब कि तुम मेरे साथ सोर्डमैनशिप लड़ने के लिए यहाँ पर आए होंगे। जो सुनकर किन्मो हैरान होते हुए कहता है कि पहली बात तो ये कि तुमने तो मुझे देखा ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे पास एक तलवार है। जिस पर वो सोर्ड मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि हर एक सोर्ड की एक इंटेंट होती है जिसे कोई भी छुपा नहीं सकता और मैं उस सोर्ड इंटेंट को महसूस कर सकता हूँ, इसलिए चलो फिर सोर्ड फाइट शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किन्मो को तो सोर्डमैनशिप आती ही नहीं, इसलिए वो सोर्ड मास्टर से कहता है कि सोर्डमैनशिप के अलावा फाइट करते हैं क्योंकि सोर्डमैनशिप तो मैंने कभी नहीं सीखी। असल में मुझे ग्रैंडपा मास्क ने बताया था कि हमारे विलेज के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट सोर्ड मास्टर है और जब तक वो मुझे सोर्डमैनशिप नहीं सिखाते मैं किसी और से नहीं सीखने वाला। लेकिन ये बातें तो सोर्ड मास्टर की ईगो को हर्ट कर देती है, इसलिए वो फौरन गुस्सा होते हुए यहाँ किन्मो को बाहर की तरफ फेंकते हुए कहता है कि जाओ और उस सोर्ड मास्टर से फिर सीख कर आओ क्योंकि इस दुनिया का सबसे बेस्ट सोर्ड मास्टर मैं हूँ और जब तक तुम उस सोर्ड मास्टर से कोई टेक्निक सीख कर नहीं आते मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा। जो सब सुनकर किन्मो भी दूसरी तरफ मजबूर होकर यहाँ वापस से भागते हुए अपने विलेज आ जाता है ताकि वो कुछ सोर्डमैनशिप टेक्निक सीख सके। यहाँ जब किन्मो ने वापस आने के बाद ये सारी बातें ग्रैनी सी को बताई तो ग्रैनी सी किन्मो को बताती है कि उस सोर्ड मास्टर का नाम जियान टैंग है जो कि एक नंबर का जिद्दी और अकड़ू इंसान है, यानी कि अगर तुम्हें मौका मिले तो अपनी नाइफ से बेशक उसे काट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर किन्मो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसने कहा कि जब तक मुझे कोई सोर्डमैनशिप टेक्निक नहीं आती वो मेरे साथ फाइट नहीं करेगा। विलेज चीफ भी जियान टैंग को जानते थे कि वो एक सोर्डमैन ही एक था, पता नहीं वो सोर्ड हॉल का मास्टर कैसे बन गया। यहाँ पर वो ये सारी बातें कह ही रही थी कि तभी अचानक ग्रैनी सी विलेज चीफ से कहती है कि क्यों ना आप अपनी कुछ टेक्निक्स किन्मो को पास आउट कर दो क्योंकि सब जानते हैं कि आप कितने सारा बेहतरीन मास्टर हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के सारे एल्डर्स ने भी विलेज चीफ से बिल्कुल ऐसी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। यहाँ सब लोगों को विलेज चीफ से इस तरह से रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर किन्मो को अब समझ आ गया था कि ग्रैंडपा मास्क असल में विलेज चीफ के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट सोर्डमैन है, इसलिए किन्मो भी ये सुनकर काफी सारा खुश हो गया था। यहाँ विलेज चीफ कह रहा था कि अब तो किन्मो के पास ज्यादा समय भी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ग्रैनी सी विलेज चीफ से कहती है कि बेशक इस वक्त समय कम है पर खुशकिस्मती की बात यही है कि किन्मो के पास दूसरी तरफ ओवरलोड बॉडी है, यकीनन वो काफी जल्दी तुम्हारी कोई ना कोई टेक्निक सीख जाएगा। अब यहाँ विलेज चीफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, वो सबसे ज्यादा आसान टेक्निक किन्मो को सिखाना शुरू कर देते हैं जिस टेक्निक के दौरान किन्मो को एक लकड़ी पकड़ाएगी और विलेज चीफ किन्मो को बता रहा था कि अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए इस लकड़ी से उस ट्री पर हमला करो। जो सुनकर किन्मो ने बिल्कुल ऐसा ही किया और यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्मो का अटैक इतना सारा पावरफुल होता है कि वो लकड़ी तो इस दरख्त को पूरी तरीके से चीरकर आगे निकल जाती है। जो देखकर तो किन्मो खुश हो गया था जैसे कि उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया हो, लेकिन विलेज चीफ समझ गए थे कि किन्मो की ये अटैकिंग टेक्निक बिल्कुल भी सही नहीं थी, बल्कि उसे स्टेप करते वक्त अपना स्टांस और ज्यादा बेहतर करना चाहिए। जिसके लिए हम देखते हैं कि वो किन्मो से दोबारा कहते हैं कि इसी लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए पिग किलिंग नाइफ पर हमला करो। जो सुनकर किन्मो ने बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते उसी लकड़ी से इस नाइफ पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन वो लकड़ी तो नाइफ से टकराकर वापस से पलटते हुए यहाँ किन्मो को ही जाकर लगने वाली थी, जिसे वो वक्त रहते ही साइड पर हटकर डॉज कर लेता है। विलेज चीफ ये नजारा देखकर किन्मो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि इस नाइफ को स्टैब करते वक्त किन्मो तुमने क्या महसूस करा, जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने यही महसूस करा कि मेरी सिल्क थ्रेड काफी सारा कमजोर है, वो मेरी स्टैबिंग फोर्स को झेल नहीं पा रही। विलेज चीफ जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा स्टांस बिल्कुल भी सही नहीं था। सोर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर करने के लिए सबसे पहले तो स्टांस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुमने स्टैबिंग टेक्निक को ही पूरी तरीके से मास्टर कर लिया तो स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल के लेवल का कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं होगा जो कि तुम्हारी बराबरी कर पाए। ये सब कहते हुए विलेज चीफ ने किन्मो को सिखाना शुरू कर दिया था, जहां वो किन्मो को बताते हैं कि दोबारा इस स्टैबिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तुम अपने एम्ब्रियो के पास भी एक किसी तरह नाइफ को क्रिएट करो जिसकी वजह से तुम स्टिक यानी कि तलवार को अपनी बॉडी का एक हिस्सा बना लोगे। यहाँ जब किन्मो ने ऐसा किया तो उसके स्टैबिंग स्टिक की पावर पहले से भी बढ़ चुकी थी, वो एक स्टोन तक को इस लकड़ी से चीर सकता था, लेकिन अभी भी स्टैबिंग टेक्निक में कुछ कमियां थी जिन्हें विलेज चीफ किन्मो को पूरी करवा रहा था। वो उसे बताता है कि अपने पैरों में एनर्जी को इकट्ठा करो, जमीन के साथ खुद के कनेक्शन को महसूस करो और उसके बाद ही स्टैबिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना। जो सुनकर जब इस बार किन्मो ने ऐसा किया तो वो इस पूरे के पूरे चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो देखकर विलेज चीफ भी खुश हो जाते हैं और वो किन्मो को बताते हैं कि अब इस टेक्निक के अंदर अपनी थंडर एनर्जी, उसके अलावा गॉड आइस और साथ ही साथ गॉड लेग्स की पावर भी मिक्स करो, जिस थंडर एनर्जी की वजह से ये स्टैबिंग टेक्निक और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती थी। गॉड आइस
आइस का इस्तेमाल करते हुए किन्मू कभी भी अपना निशाना नहीं चूकेगा और साथ ही साथ गॉड लेग्स का इस्तेमाल करते हुए किन्मू काफी फास्टली मूव कर सकता है। यहाँ पर इसी वजह से हम देखते हैं कि किन्मू ने इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया और इस बार के स्टैबिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्मू स्पीड किलिंग नाइफ को भी बीच में से काट देता है, जो देखकर तो किन्मू के लिए सबके सब लोग ही काफी सारा खुश हो गए थे। इवन की किन्मू को भी खुशी हो रही थी कि अब वो जाकर उस सोर्ड मास्टर को हरा पाएगा। लेकिन जाने से पहले ग्रैनी सी यहाँ किन्मू को रोकते हुए उससे एक लकड़ी की तलवार पकड़ा देती है, जो देखकर किन्मू हैरान हो गया। लेकिन ग्रैनी सी उससे कुछ बोलती है जो कि अभी हमें नहीं बताया जाता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू भागता भागता वापस से उसी जियांट टैंक के पास आ जाता है, जहाँ किन्मू काफी सारा एटीट्यूड के साथ कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जो सुनकर जियांट टैंक में मुस्कुराकर खड़े होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम जल्दी ही वापस आ गए, लगता है कि तुमने कोई ना कोई सोर्डमैनशिप टेक्निक भी सीख ली होगी, तो चलो मुझे वो टेक्निक दिखाओ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट सोर्डमैन कैसा होता है। जो सुनकर किन्मू ने फोन से अपनी लकड़ी वाली तलवार बाहर निकाली थी, लेकिन जियांट टैंक ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी पुरानी तलवार कहाँ गई। जिस पर किन्मू बताता है कि ग्रैनी सी ने मुझे मना किया कि असली तलवार मैं लेकर यहाँ ना आऊं वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। जो सुनकर तो जियांट टैंक की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गुस्से में आकर फौरन अपने मल्टीपल सोर्ड्स बाहर निकालते हुए यहाँ किन्मू पर हमला करने लगा। जिन हमलों को डॉज करते हुए किन्मू पीछे की तरफ जंप करते हुए कहता है कि मुझे सोर्डमैनशिप पूरी तरीके से नहीं आती, अभी तक मैंने सोर्डमैनशिप की सिर्फ एक ही टेक्निक सीखी है, तो क्यों ना 1 वर्सेस 1 टेक्निक का मुकाबला करे। जो सुनकर जियांट टैंक भी इसके लिए एग्री हो गया था। वो अपने रियल मल्टीपल सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ किन्मू पर हमला कर देता है, जबकि दूसरी तरफ किन्मू ने अपनी उसी स्टैबिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, वो भी इस लकड़ी की तलवार के साथ, जिसका प्रेशर इतना सारा खतरनाक था कि यहाँ जियांट टैंक भी सरप्राइज हो जाता है। वो हैरान होकर कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, इस लड़के के पास लकड़ी की तलवार है, लेकिन दूसरी तरफ वो लकड़ी की तलवार इससे पहले कि मेरी असली तलवारों को टच भी कर पाती, सिर्फ उसके हवा के प्रेशर से मेरी तलवारें टूट रही है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी खतरनाक सोर्ड इंटेंट महसूस ही नहीं करी। जो सब कहते हुए जियांट टैंक किन्मू के हमले को डॉज करने के लिए साइड पर जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ किन्मू ने भी हवा में ही अपने सोर्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जिससे टकराकर जियांट टैंक हिट होते हुए उस बिल्डिंग से बाहर आ गिरता है। उस हिट के कारण जियांट टैंक के मुंह से खून भी निकल रहा था और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक बच्चे के हाथों हारा गया। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।